नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश की राजनीति में टेस्टेड एंड ट्राइड टेम्पलेट पर है, क्योंकि एक तरफ यूपी के संभल में हिंसा के बाद आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से पता चला कि संभल से हिंदू पलायन कर गए हैं। 45% से घटकर 15% रह गए। पलायन के पीछे दंगे, अतिक्रमण और राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति को वजह बनाया गया है। वैसे कमेटी की रिपोर्ट अभी विधानसभा में पेश होना बाकी है, लेकिन इससे लेकर अभी से सियासत हो चुकी है। और यह भी यह रिपोर्ट है कि जो सूत्रों के हवाले से मीडिया के सामने आ गई। सीएम योगी ने आज ही मीडिया की ही खबरों के हवाले से कहा है कि संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हिंदुओं पर अत्याचार कराती थी और डेमोग्राफिक चेंज कराती रही। संभल की डेमोग्राफी की चर्चा है तो एक चर्चा मथुरा काशी को लेकर भी हो रही है, क्योंकि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढने वाली सलाह देने वाले संघ प्रमुख ने कल कह दिया है कि मथुरा और काशी के लिए हिंदू समाज आग्रह करेगा और ये दोनों मंदिर हिंदुओं को मिलने भी चाहिए। हालांकि मोहन भागवत ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से मथुरा और काशी के आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं होगा। तो इन तमाम बयानों, घटनाक्रमों को लेकर सवाल उठते हैं कि यूपी में संभल से लेकर मथुरा काशी तक जो हलचल तेज हो रही है, क्या वो 2027 की तैयारी हो रही है? क्या एक बार फिर हिंदुत्व रिविजिट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यह सवाल संभल के रहने वाले लोगों से लेकर राजनीतिक विरोधी दलों ने भी उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या संभल में सचमुच डेमोग्राफी में इतना चेंज सिर्फ दंगों के डर से हुआ है, और अगर हां तो क्या दंगों के पीछे राजनीतिक कारण भी रहे? और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या संघ की ओर से अब यूपी में मथुरा काशी विवाद को आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिलने से 2027 का प्लान तैयार हो चुका है। ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा की वजह 3 शहर हैं। संभल चर्चा में है क्योंकि वहां आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू घटते गए, लिहाजा सड़क पर विरोध प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई। बाकी मथुरा काशी चर्चा में है क्योंकि संघ ने कहा इन दोनों का तो हिसाब होना ही चाहिए। संभल की डेमोग्राफी बदलने की खबर पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता के घर के बाहर प्रदर्शन के पीछे की वजह यह तस्वीर है, जिसमें न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा के कारणों की पड़ताल करते हुए 430 पन्ने की गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। ये न्यायिक आयोग पिछले साल हुई हिंसा के बाद बनाया गया, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट के कंटेंट सूत्र पकड़कर बाहर आ गए तो संभल को जुमे के दिन संगीनों में महफूज करना पड़ा। न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सब डिटेल्स उसमें हैं, सब गवाहों के बयान उसमें हैं, जो भी लिए हैं हमने हर चीज़ उसमें संकलित की है। जब शासन से अप्रूव होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों को पता तो चल गया। गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू और 55% मुसलमान रहते थे। अब 15% हिंदू, 85% मुसलमान हो गए। इसके 3 कारण भी बताए गए: दंगे, धर्मांतरण और सरकारी तुष्टीकरण। रिपोर्ट का पूरा मजमून सामने नहीं आया, लेकिन सियासत जरूर सुलग उठी। देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है
कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है, हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट बताती है कि संभल में पलायन के कारण डेमोग्राफी बदल गई, लेकिन संभल के लोग कहते हैं कि नगरपालिका के परिसीमन में हिंदू बाहुल्य इलाके हटाने से आबादी कम नजर आ रही है। संभल में 1947 से 2024 तक 15 दंगे हुए हैं। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और आबादी संतुलन के पीछे इन दंगों की बड़ी भूमिका है। 1978 में हुए सबसे खतरनाक दंगे के पीड़ित सतीश चंद्र गर्ग दंगे को पलायन का बड़ा कारण मानते हैं। वहीं वो सन 78 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था वो हमारी फैक्ट्री में हुआ था और वहां पर आप समझिए करीब 9 लोगों को जिंदा जलाया गया था और कुछ लोगों को सड़क पर ही मार दिया गया था। उसके बाद वहाँ करीब 45-47 लोगों की डेथ हुई थी। हमारा तो आप समझो कम से कम 20-30 लाख रुपया नुकसान हुआ था उस 78 के बलवे में। 1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। दरअसल संभल पर यह सारा विमर्श तब शुरू हुआ है जब संभल में जमीन की लड़ाई में अदालत ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के भीतर सर्वे का आदेश दिया। 23 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, पुलिस पर गोलियां चलने लगी, 4 लोग मारे गए, 29 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 24 नवंबर की हिंसा के बाद से संभल में सरकारी कार्रवाई शुरू हुई तो मिट्टी में दफन मंदिर, कुएं, मूर्तियां निकलने लगी। संभल उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्रवाई और सांप्रदायिक सियासत का टेम्पलेट बनकर उभरने लगा, जिसमें मंदिरों की बुनियाद पर मस्जिद कायम करने के आरोप में खुदाई की मांग उत्तर प्रदेश के सूबे सूबे से होने लगी। लेकिन मस्जिदों के अंदर मंदिरों की खोज की इस सियासी रिवायत को बंद करने की बात कह चुके संघ प्रमुख ने अब मथुरा काशी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौर से मथुरा काशी बाकी वाले नारे लेकर चल रहे हिंदुवादी संगठनों को संघ की ओर से नया संकेत मिला है। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। मथुरा और काशी का मुद्दा अदालतों में है। अदालती लड़ाई के जरिए जमीन की खुदाई करके सच निकालने की मुहिम जारी है। लेकिन इसी बीच संघ प्रमुख ने 3 मंदिरों पर दावे का जिक्र करके मथुरा और काशी के मंदिर आंदोलन चलाने वालों में जान फूंक दी है। इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। अब विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं कि दरअसल संभल से लेकर मथुरा और काशी तक संघ और बीजेपी जिस तरह राजनीति के संकेत दे रहे हैं, उसमें यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की पिच तैयार की जा चुकी है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ यहां पर संभल में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो डेमोग्राफिक चेंज है उस पर उनकी खास नजर रहेगी, संभल का मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू समाज पुश करेगा इस बात के लिए कि काशी और मथुरा में भी मंदिर बन पाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इसके बाद अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार क्या एक नया हिंदुत्व मॉडल या नई हिंदुत्व की राजनीति 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में शुरू होगी? तमाम सवाल इस पर है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, वारिस पठान एआईएमआईएम
के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे और रतन शारदा आरएसएस के आइडियोलॉग ये भी अपनी भूमिका इस पूरे मामले को रखेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस प्रमुख का इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए। कई सारे मुद्दे इसमें हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या संभल में राजनीतिक तुष्टीकरण से 70 साल में 15 दंगे हुए और हिंदू आबादी का पलायन हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या संभल के बहाने 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति की बिछात बिछाई जा रही है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या आरएसएस प्रमुख के बयान से मथुरा काशी विवाद को नई हवा मिलेगी? क्योंकि अब तक संघ के तरफ से खास बयान इस मामले में दिया नहीं जा रहा था, लेकिन आज आरएसएस प्रमुख ने साफ कर दिया है, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा अभी भी है, लेकिन आरएसएस संगठन के तौर पर जिस तरीके से अयोध्या के आंदोलन में शामिल हुई थी वैसे शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके स्वयंसेवक अगर किसी तरीके से किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो एक बार फिर जो अयोध्या की मूवमेंट भारत में देखी गई थी, क्या उसी तरीके से एक नई हवा मथुरा और काशी के विवाद को भी मिलेगी? इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे। के शर्मा, आपसे ही शुरुआत किया जाएगा इसमें कि सबसे पहले तो मुझे आपसे जानना है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि मीडिया में आए हुए रिपोर्ट्स के आधार पर जो संभल हिंसा के मामले में जो न्यायिक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट पर वो कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट को कंफर्म करती है जो रिपोर्ट मीडिया में सूत्रों के हवाले से फिलहाल चल रही है? के शर्मा जी। नहीं, देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीडिया का रिपोर्ट है। अभी मीडिया ये रिपोर्ट उनको सबमिट होगी और जब वो सबमिट होगी तो निश्चित तौर पर उस पर जो है सरकार अपने नीतियों के अनुसार से उस पर कार्रवाई भी करेगी। जो नियम और कानून है उसकी तरह से उसमें वहां कार्रवाई भी होंगे। लेकिन इस सत्य से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना साहिल जी। आप ही अभी जो बता रहे हैं और जो सर्वे है और जो वहां का जनसंख्या का अनुपात है कि संभल में कभी 45% हिंदू थे और 55% मुस्लिम, आज वहां केवल 15% मुस्लिम बचे हैं और 85% मुस्लिम हो गए। आप ही लोगों ने अपने मीडिया के रिपोर्ट पे दिखाया है कि जहां पर वो मंदिर निकला हनुमान जी का, उसके बगल में अभी रस्तोगी जी और तमाम लोगों के बयान है, वहां 150 परिवार रहते थे हिंदुओं के। आज एक भी परिवार वहां नहीं है और वो मंदिर को ढक दिया गया, उस जो है कुएं को ढक दिया गया। दूसरा जो मंदिर निकला वहां भी जो है बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते थे और उसके भी उनका भी पलायन हो गया। ये भी पता है कि 1987 में वहां पर जो दंगे हुए, उस दंगे में किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया गया और किसके शासन में किया गया, किसके संरक्षण में किया गया, ये सारा चीज स्पष्ट है। ये तो सारे दस्तावेज हैं, इससे इनकार कैसे हो सकता है? और उसके बाद उन दंगाइयों के ऊपर से केस जो समाजवादी पार्टी ने हटाया 1993 में मुलायम सिंह की सरकार में, वो भी सामने है। यह भी पता है कि उस समय वहां पर कांग्रेस के लोगों का क्या रवैया रहा है। तो ये सारा चीज वहां दस्तावेज है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं पर जो अत्याचार निरंतर होते रहे, और ये एक ही जगह नहीं, केराना की भी हालत ऐसे ही हुए, केराना में भी पलायन हुआ। जगह जगह आपके जो है डेमोग्राफी चेंजेस की बात आ रही है। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, वहां डेमोग्राफी चेंज हो गया। वहां पर आप केरला का पोजीशन देखिए, आप झारखंड में देखिए क्या हालात बने हुए हैं, केरल इस तरह से आप जो है पूर्वोत्तर में देखिए क्या हालात हैं। तो इस ढंग से जहां डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और जहां जो है धर्मांतरण या डर से या पलायन हो रहा है, तो उसको रोकना क्या कर्तव्य नहीं है? क्या हिंदुओं को उस अत्याचार पर, जो कि पिछले कांग्रेस की सरकारों में और समाजवादी पार्टी की सरकारों में इस देश में जिस ढंग से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, और कोई ये भी जो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, आज उनको यदि आवाज मिल रही है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर यह देश जो है 80% हिंदुओं का देश है। वैसे तो 140 करोड़ सभी भारतीय हैं, लेकिन 80% इसमें एक धर्म विशेष के भी लोग हैं, और उन्हीं को पलायन करने की स्थिति आ जाती है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है, और उसको कुछ राजनीतिक दल संरक्षण देते हैं, उसको तुष्टीकरण की बात करते हैं। अभी जो घटना हुई है प्रधानमंत्री जी को, जो वहां पर बिहार के अंदर गाली गलौज हुआ है, सर उसके मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। इसमें उस मुद्दे पर 6 बजे चर्चा होगी, उस पर हम बात करेंगे। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं बता रहा हूं, एक रिफरेंस में केवल बता रहा हूं। उनमें कांग्रेस का जो वहां संयोजक है उस कार्यक्रम का कौन है? एक मुस्लिम है। वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठे हैं।
और जी जरा मुझे उनको आपसे राहुल एक गांधी सवाल पूछना है इस पूरे भड़काकर मामले को लोगों लेकर से क्योंकि आपने मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री हुआ को है कि महाभारत पिछले दिखाने कई साल लगे। से वहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा था और उसी के वजह से इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना जरूरी है आपने कहा है और आपने समाजवादी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव बिहार पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर जरा एक बार वो सुना देते और उसके बाद मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुन लेते। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बिहार यूपी बिहार यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम तेजस्वी जी ने यहाँ बिहार में लाखों लाख नौकरी दी। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। तो सवाल यह पूछा गया था कि हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, लेकिन सवाल ये उसका जवाब में अखिलेश यादव यहां पर यह कह रहे हैं कि रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों का जिस तरीके से पलायन हो रहा है और जिसके लिए बिहार में खास करके वो निगम बनाए जा रहे हैं कि जो प्रवासी बिहारी है उनके लिए क्या किया जाए, तो ये स्थिति वहां पर अभी भी बनी हुई है। ये जवाब अखिलेश यादव यहां पर दे रहे हैं कि दरअसल चिंता तो इस बात की करनी चाहिए कि यूपी और बिहार से रोजगार के लिए पलायन किया जा रहा है। के शर्मा जी। नहीं, देखिए अखिलेश यादव को थोड़ा बिहार की हिस्ट्री समझनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए उनको। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोले तो कुछ समझ आता है, बिहार के संदर्भ में वो बोल रहे हैं जहां उनको अभी वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने लाखों लाख लोग, कहां तेजस्वी यादव की सरकार थी? 5 बार से तो आरजेडी वहां चुनाव हार रही है विधानसभा का, कहां से लाखों लाख रोजगार दे दिया उन्होंने? तो उनको इतिहास तक का ज्ञान नहीं है अखिलेश यादव को। पलायन कब हुआ बिहार से? जब जंगल राज लालू प्रसाद यादव का था, उस समय जो पलायन हुआ है और जो व्यापक संख्या में, क्योंकि वहां ना बहन बेटी सुरक्षित थी, ना लोगों का जीवन सुरक्षित था, ना वहां रोजगार था, ना कुछ कोई स्थिति थी, तब पलायन वहां पर हुआ है। तो यही मुद्दा तो यूपी में भी पूछा जा रहा है ना, यही मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा रहा है। 1992 में कल्याण सिंह की सरकार 2 साल वहां पर बनी, उसके बाद दोबारा कल्याण सिंह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर बने, उसके बाद राजनाथ सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती की सरकार कुछ महीने के लिए वहां पर बनी थी और 2017 के बाद वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। तो पलायन अगर हो रहा है तो पिछले 20 साल में भी 8 या 9 साल जहां पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो भी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। संभल के पलायन की कहानी आज की नहीं है। और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई लोगों ने यह भी कहा कि रोजगार नहीं है, इसीलिए भी वहां से लोग निकलकर बाहर जा रहे हैं। यह भी बात उस रिपोर्ट में आई हुई है शर्मा जी। नहीं सर, नहीं, इसमें 3 कारण आपने बताए सर, भय मुक्त, दंगे और धर्मांतरण और सरकारी तुष्टीकरण, ये 3 बिंदु आपने बताए हैं। और उसमें 9 साल तक बीजेपी की सरकार, ये भी मुद्दा ऐड है उसमें। साहिल भाई, यदि आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं, सुनिए 430 पन्ने हैं सर, उसमें 430 पन्ने की रिपोर्ट है। जो पलायन हो, हाँ, मैं वो तो आपके पास होगी तो आप बताएंगे, लेकिन मैं तो जो 3 कारण आपने बताए हैं मीडिया रिपोर्ट से, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। और संभल का पलायन आज का पलायन नहीं है। संभल का पलायन योगी जी के आने के बाद पलायन नहीं हुआ। वहां केराना का जो मामला है वो योगी जी के, हमारी भाजपा की सरकार के से पहले का है और उसके लिए वहां बोर्ड लगे थे। हम जब पहली बार वहां उसमें जब हम सरकार में आए उसके पहले की चुनाव की बात है। तो ये आप हमारे इस जो है 7 साल से न जोड़िए। 1992 में वहां पर दंगे हुए थे, 8 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया था। 2019 में वहां संभल में दंगा हुआ था, एक बार फिर वहां पर 6 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। तो दंगे तो आपके सरकार के समय पे भी हुए हैं सर। अगर 7 दंगे वहां पर है तो उसमें से 2 दंगे आपके सरकार के समय पे भी हुए हैं, आंकड़े हैं। सुनिए, तो मैं आंकड़े ही बता रहा हूं सर। जब वहां पर मुस्लिम संख्या बढ़ गई और उन्होंने अत्याचार वहां पर प्रारंभ किया, तब उसके बाद उसका प्रतिकार भी हुआ है। जो भी वहां पर थोड़े बहुत हिंदू बच गए थे, दंगे तो वहां पर उनकी हुई ना जिन्होंने जो सर्वाधिक संख्या में बैठे हैं। 85% ऐसे थोड़ी ना हो गए, 55% से 85% और हिंदू घट के 15%। तो वहां तो ये हालात थे कि वहां इनके समय में जो इनके सांसद के घर से कितनी चीजें बरामद हुई हैं। वहां बिजली के कनेक्शन आप देखिए किस तरह से अवैध बिजली कनेक्शन थे,
ऐसे गली मोहल्ले थे जिसमें कोई घुस नहीं सकता था, जा नहीं सकता था सरकारी अमला, वो सारे चीजों को ध्वस्त किया गया है ना। ठीक है, डॉली शर्मा जी, अब आपको जवाब देना होगा। रास्ते में लाने का काम सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है विपक्ष पर और खास करके कांग्रेस की सरकारों पर कि उनके राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से संभल जैसे शहर में हिंदुओं का पलायन हुआ, और कहां एक जमाने में 45% तक हिंदू आबादी वहां पर थी, वो 15 से 20% तक आई है। और रिपोर्ट कोट किया जा रहा है जो मीडिया में रिपोर्ट किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट के आधार के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसी की वजह से दंगे वहां पर होते हैं। रिपोर्ट, वो जो कमिटी बनाई गई थी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर जानना जरूरी है। डॉली शर्मा। साहिल जी, पहली बात तो मैं हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़ती नहीं, मैं उन डिबेट्स में भी नहीं जाती, लेकिन क्योंकि अब ये विषय है तो मैं बात कर देती हूँ। कांग्रेस, इन्हीं लोगों के अनुसार कांग्रेस ने 60 साल राज किया और देश में 80% हिंदू ही रहे। दूसरी बात, काशी और मथुरा हमारी आस्था का केंद्र है, ये राजनीतिक मंच की बातें नहीं है। नंबर 1, राम के नाम पर ये सत्ता में आए, अब इन्हें काशी और मथुरा ले आए। अब इनके पास ना रोजगार की बात है, अभी आपने भी कहा कि रोजगार के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। अब ना ये शिक्षा पर बात करते, ना रोजगार पर बात करते। क्यों? इन्हें ना हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब पर यकीन है, इन्हें सिर्फ दंगे कराने हैं, इन्हें सिर्फ लोगों को आपस में जहां कहीं धर्म के नाम पर लड़ाया जाए ये धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जहां कहीं जाति के नाम पे लड़ाया जाए ये जाति के नाम पे लड़ाए जाएंगे। आप इनसे सवाल कर लीजिए कि देश में आज 10,000 से ज्यादा युवा वहां एसएससी की जो परीक्षा में घपले हो रहे हैं उनके कारण प्रदर्शन कर रहा है। उन पर ये रात को लठ और डंडे उनके आंदोलनों को कुचलने के लिए चलाएंगे। ये काम करते हैं। आज बच्चा शिक्षा पर बात ना करे, आज इनसे रोजगार ना मांग ले, अगर रोजगार मांग लेगा तो ये पकौड़े तलवाएंगे। आज इनके पास और कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। मुद्दे सिर्फ और सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम धर्म और जात यही बचे हैं। ये अपनी मैंने कहा ना, आज भी ये कह दे, इस बात पर भी ये कह सकते हैं नेहरू जिम्मेदार, क्योंकि इनके पास अपनी जिम्मेदारी 10 साल से ये उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट, अब 27 में इनको 10 साल हो जाएंगे, इन पे वो वहां कुछ होगा नहीं। ठीक है, इनके टाइम में रोज पत्थरबाजी होती है, वहां कहीं संभल में होती है, कभी कहीं और होती है, कभी कहीं और होती है। ठीक है, ये इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। ये शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करेंगे, किसी भी चीज पर, ये किसानों पर बात नहीं करेंगे, लेकिन न्यायिक जांच की जो कमिटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट आई है, और ये कमिटी दरअसल बनाई इसके लिए गई थी कि जो संभल में हिंसा हुई उसके पीछे के कारण क्या है, ये एक उनको कहा गया था। दूसरा ये कहा गया था कि जो प्रशासनिक इंतजाम है वो ठीक से हुए थे क्या, उनमें से किसी की गलती है। ये 2 टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर यह कमेटी दरअसल बनाई गई थी। इस कमेटी के रिपोर्ट की जो चीजें छन छन कर सामने आई हैं, कुछ सारी चीजें तो सामने नहीं आई है, हालांकि विधानसभा में वो रिपोर्ट रखी जाएगी डॉली शर्मा जी, लेकिन उस कमेटी के फाइंडिंग्स पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जब ये बातें भी लोगों के सामने आती है कि अरे यहां से तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने उसका नारा दिया था, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो होगा ही ना डॉली जी। देखिए साहिल जी, सीधी और साफ बात है, मुझे लगता है कि कहीं भी अगर कोई चेंज हो रहा है, आज सत्ता और सरकार में कौन है, उनकी जिम्मेदारी है। अभी आप रोज प्रधानमंत्री जी घुसपैठियों की बात करते हैं, अरे 11 साल से सत्ता में आप हैं, किसने रोका है आपको? अगर आज भी घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं तो अपनी विफलता का प्रमाण प्रधानमंत्री खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि हम विफल हैं, हम घुसपैठिए रोक नहीं पा रहे 11 साल से। लगातार मैं आपसे यही बात कहना चाह रही हूं, इनके पास आज देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। आज किसान की बात नहीं है इनके पास, युवा बेरोजगार है उसकी बात इनके पास नहीं है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डॉली शर्मा जी का जो आरोप है, और वारिस पठान भी हमारे साथ में, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन कुल मिलाकर विपक्षी आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए के शर्मा जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं, कि के शर्मा जी की बीजेपी जानबूझकर इस तरीके के मुद्दे निकालती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, संभल में जिन दंगों को इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए वजह बताया गया है, सबसे बड़ा दंगा 1978 में हुआ था, और तब जनता पार्टी की सरकार वहां पर उत्तर प्रदेश में थी और कल्याण सिंह उस सरकार में मंत्री भी थे। तो यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे बड़ा दंगा जिसमें 178 लोग संभल में मारे गए थे, उस वक्त के अब 184 लोग मारे गए थे, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक, ऑफिशियल तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके लिए अपने गिरेबान में झांक कर भी देखना चाहिए कि ये दंगे क्यों होते हैं, वहां पर क्यों हुए, और ये पलायन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर पलायन हो रहा है तो वो पहले से हो रहा है, आज अचानक तो 2 साल में नहीं हुआ होगा। नहीं,
साहिल भाई, मुझे लगता है कि आप यदि थोड़ी और उसमें जानकारी देते 1978 की दंगे की तो अच्छी बात होती। कल्याण सिंह जी उस मंत्री परिषद के एक सदस्य थे। मुख्यमंत्री कौन था और लोग कौन थे उसमें? उसमें तो सारे लोग थे ना। तो उस दंगे को आप क्या भाजपा पे जोड़ रहे हैं? नहीं, आप तो लेकिन जनता पार्टी का पार्ट थे ना उसमें। अभी जब उस सरकार को आपका समर्थन था ना उसमें। जनसंघ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर जनता पार्टी बनी थी ना, लोकदल वगैरह सब लोग मिलाकर। तो मैं यही कह रहा हूं आपको, उस समय केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो सारे दल कम्युनिस्ट से लेके सब थे उसमें इन्वॉल्व। दूसरी बात, मैं केवल इतना कह रहा हूं, जब डॉली शर्मा जी ने कहा कि 60-70 साल हमने गंगा जमुनी तहजीब चलाई, आपने मेरे 2 दंगे तो भाजपा के गिनाए। हजारों दंगे इनके शासनकाल में हुए। मलियाना भूल गए, हाशमपुरा भूल गए आप। हजारों दंगे अभी वारिस जी गिना देंगे, पूरी चिट्ठी रखते हो कि कांग्रेस के शासनकाल में हजारों दंगे ही नहीं हुए, कई हजार लोग मारे गए। तब इनकी गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? के शर्मा जी, ये गंगा जमुनी तहजीब में सिखा रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के वो चैंपियन थे कि इन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और हिंदू आतंकवादी है। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये तुष्टीकरण है, नहीं कहा। इस स्तर का तुष्टीकरण। आप विदेश में जाकर कहते हैं कि आप, ये हिंदू आतंकवाद का ये फ्रेज कहां से आया मैडम? ये कहां से आया? ये भगवा आतंकवाद कहां से आया? आज जाके जो राहुल गांधी ने विदेश में जो दिया कि हमें जो है हिंदू आतंकवादियों से खतरा है, कट्टर हिंदू आतंकवादियों से, और ये नैरेटिव आपका सब फेल हो गया अभी जब रिपोर्ट्स आई, जो न्यायालय की निर्णय है। तो आपने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को दबाया, दंगे करवाए इस देश के अंदर। हजारों दंगे इस देश के अंदर हुए आपके शासनकाल पे। डॉली जी जल्दी से जवाब मुझे दीजिए, लगता था फिर वारिस पठान भी बात जरूर करेंगे। जिक्र करेंगे जी। तो मुझे ये बताइए, ये गंगा दूसरी इतनी सी बात और कहता हूं, आप कह रहे हैं रोजगार की, मैं पूछ रहा हूं, आप अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं ये किस रोजगार के लिए निकाल रहे हैं? ये तो आप अराजकता के लिए निकाल रहे हैं ना। आप किसके विरुद्ध हैं? आप क्या चाहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें? ठीक, आप रोजगार को लेकर यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी वहां। डॉली शर्मा जी, वहां पर चुनाव आयोग, इतिहास निकल कर बाहर आ रहा है। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और तब तक झूठ बोलो जब तक वो सच ना लगने लगे। ये इनके नेता ने खुद बड़े बड़े मंचों से कहा है। मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने कभी भी ये बात नहीं कही है। हाँ, कांग्रेस ये जरूर कहती है कि किसी भी आतंकवाद का, किसी भी दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। दंगाई किसी भी जाति का होता है, किसी भी धर्म का होता है। साहिल जी, कम से कम आपको इस पे इंटरफेरेंस करना चाहिए। मैं आ रही हूँ साहिल जी, इस पर आपको इंटरफेरेंस करना चाहिए। जयपुर के अधिवेशन में डॉली जी थी या नहीं मुझे नहीं पता। आप ही की शासन शिंदे जी ने यह बयान दिया, चिदम्बरम का बयान है। वालों, जरा उन बेटियों को बचा लो। चिदम्बरम जी का बयान है, शिंदे का बयान है, शिंदे जी का। इन्होंने जयपुर के अधिवेशन में भगवा कहीं ना कहीं डॉली शर्मा जी, मेरी बेटी की ये यहाँ पर लिखी गई बलात्कार, आपको इसका जवाब बताना चाहिए। हरे आतंकवाद के खिलाफ भगवा आतंकवाद, इसी के वजह से तो ये मामले बढ़ रहे हैं ना। किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोग आतंकी नहीं होते, ये कहते कहते जब भगवा आतंकवाद की बात होती है तभी तो ये मामला बढ़ जाता है ना कहीं ना कहीं। वारिस पठान, आपने दोनों की बात आपने सुनी है, और अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि आपके पास तो पूरी लिस्ट होती है किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए। ये रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि जब भी दंगे होते हैं, और मैं ये रतन शारदा जी को भी पता है, मुंबई में भी दंगे हुए थे तब डेमोग्राफिक चेंजेस हुए थे, हालांकि दूसरे तरीके से हुए थे। कोई भी दंगे के बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक आबादी होती है वो वहां से हट जाती है। वारिस पठान, आपको भी पता है इसके बारे में, लेकिन चूंकि आपका जिक्र हुआ है, जरा मुझे बताइए कि इस रिपोर्ट में की जो बातें फिलहाल बाहर निकल कर आई है उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए साहिल, मैं पूरा रिपोर्ट तो देखा नहीं है, पूरी जानकारी के बाद ही बोल सकूंगा, लेकिन मुझे एक चीज बोलना है यहाँ पर यह कि जो कंपटीशन चल रहा है कि इनके शासन में इतने दंगे हुए, उनके शासन में उतने दंगे हुए, ये नहीं होना चाहिए। दंगे कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे दंगे हो गए, हमने आपने सबने देखा। बीजेपी के राज में भी बहुत सारे दंगे हुए, हम तो मुंबई का दंगा भी देख चुके हैं बाबरी के बाद में। मगर ये इशू क्या है साहिल भाई इस वक्त, ये कि अभी अब सर संचालक ने कल क्या बोल दिया, काशी मथुरा के लिए भी उन्होंने बात कर दी। ये होते ही नहीं, ये संभल आया कैसा? अगर ये सब लोग ये बात मान लेते कि बाबरी के बाद एक कानून आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991,
जिसमें साफ तौर से ये बोल दिया गया है कि जितने भी स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स, गिरजाघर, पूजा घर, मंदिर, मस्जिद जो भी है 15 अगस्त 1947 तक उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून वो तो चैलेंज किया है ना सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है, वो कह रहे हैं दरमियान में इस इशू को निकालना चैलेंज है। वो उनके बोलने से क्या, तो उस टाइम बना था जब तो सबने थे, सबने पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ, जो पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून को अगर लोग नहीं मानेंगे तो किस कानून को लोग? लेकिन वारी जी आपको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल की मस्जिद में, संभल की मस्जिद में अगर वहां पर जाकर मुआयना किया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो कानून इसके लिए तो रोकता नहीं है। ये बात भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके बाद तो वहां पर बाकी सारी चीजें हुई है। मुआयना करना नहीं, मुआयना करना और इस तरह की बाद में आके बात बोल देना कि पहले बोलना हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी नहीं है, फिर ये बोलना कि काशी मथुरा का जब विषय आएगा तो हिंदू भाई उसके अंदर जाएगा और हमारे लोग भी उसमें करेंगे, ये कहां तक सही है? उसके बाद में और एक बात बताना चाहूंगा, कर सर संचालक के ऊपर भी जरा तवज्जो डाली है ना, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो है हमारा देश, तो मैं तो पूछना चाहूंगा साहिल जी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, क्या आप भी मानते हैं कि हमारा जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बन गया है? आपको आके सामने बोलना चाहिए। और उन्होंने जो ये बात करी डेमोग्राफिक कि हमेशा लोग बात करते हैं, आरएसएस का पहले से रहा है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अरे जबकि टीआईएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा कम होता जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो, अरे बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है। अब महाराष्ट्र का तो आपको कानून भी मालूम है ना, अगर 3 बच्चे हो तो आप तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे बीएमसी के अंदर। तो किस दिशा के अंदर क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये सिर्फ देखिए साहिल भाई, बात ये हो रही है कि यहां यूनिटी की बात नहीं करना है, ध्यान भटकाना है। आज देश में एक मेजर मुद्दा चल रहा है कि किस तरह से वोट की चोरी करके सत्ताएं बनी है, अब उससे मेजर ध्यान भटकाने के लिए अब यही मुद्दे पर रतन शारदा जी मैं आपको लाना चाहता हूं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दरअसल अयोध्या के मूवमेंट से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काशी का मुद्दा निकाला हुआ था 1959 में, और उसके बाद में अयोध्या का मुद्दा निकला है, और उसके तब से काशी और मथुरा की बात आरएसएस की तरफ से हो रही है। और इस बार मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम तो एज ए संगठन उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर स्वयंसेवक किसी तरीके से किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब, मैं एक बार फिर साफ करना चाहता हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। 2019 में अयोध्या के जजमेंट के बाद भी उनका करीब करीब यही बयान उस वक्त आया था। सवाल मेरा आपको यह है कि जिसको लेकर वारिस पठान भी यहां पर मुद्दा उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक तरफ और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, इसके बीच में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस तरीके के बयान देने की जरूरत आ पड़ी है क्या? क्योंकि एक बार अगर काशी मथुरा करेंगे तो संभल भी होगा तो फतेहपुर भी होगा। ये चेन तो नहीं रुकने वाली ना रतन शारदा जी, आपको भी पता है। साहिल जी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें बोली, पहले उनका मैं जवाब दे दूं फिर मैं इस बात पे आऊंगा। ठीक। इन्होंने कहा दो ही कि पॉलिटिशियन ये संभल का तीन है एक्चुअली, नहीं, लेकिन फिर दो ही मुझे लोग आप जिनका आके जवाब बुलाएंगे देना तो मत चाहेंगे। बुलाइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप बात कर बोलिए लीजिए। बोलिए। नहीं, बात कर लीजिए आप, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे बोलिए सर, ऐसे मत करिए, बोलिए। नहीं, फिर आप शुरुआत करते हैं 2 मिनट के लिमिट डालते हैं, 5-5-10 मिनट लोग बकवास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको समस्या नहीं है? नहीं, वो तो मुद्दा है ही ना रतन शारदा जी। अरे पर वो राजनीतिक लोग बोलते रहेंगे तो हमारे जैसे क्या करेंगे? नहीं तो बोलिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलिए। देखिए, पहली बात, जिन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, मथुरा का स्वरूप किसने बदला 1968 में? कांग्रेस गवर्नमेंट ने नकली ट्रस्ट बना के नकली तरीके से जो जमीन उनकी नहीं थी उन्होंने मुस्लिम ईदगाह को दी। ये उसका क्या ये हुआ नहीं कि प्लेस ऑफ वर्शिप का अंदर आएगा नहीं? ज्ञान व्यापी के अंदर पूजा होती थी 1993 तक, मुलायम सिंह ने रोका, क्या वो प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर नहीं आता? ये जो संभल की मस्जिद का स्वरूप बदला, रेनोवेशन हुआ, क्या उसके अंदर नहीं आएगा? और संभल के अंदर दंगे हुए क्यों? ये रिपोर्ट उठी क्यों कि संभल के दंगे करवाए गए? वहां पर सरकारी कोर्ट की तरफ से अगर सर्वे का था आदेश, उसके विरुद्ध दंगे करने की क्या जरूरत थी? हमले करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारा जो आप बातें करते हैं ना, उसके अंदर कानून केवल एक समाज के लिए नहीं है, कानून सबके लिए होता है, उसकी बात करें। कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, समय नहीं है। बहन जी, यूपी का 13वां नंबर था, 13 नंबर से दूसरे नंबर पर जीडीपीएस में आ गया। क्या आपको जानकारी है? क्या आपको जानकारी है कि यूपी का जीडीपीएस लगातार ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है? आपको नहीं पता। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन गया, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप तो गालियां देते हैं ना।
राहुल गांधी के चमचे वहां पर उनकी माँ को गाली देते हैं, यहाँ पर आज एक यूपी का बंदा उसको गाली दे रहा है। आपको वो राजनीति चाहिए, हम वो राजनीति नहीं करते। अब आते हैं मोहन जी की स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या थी कि हिंदू मुस्लिम आपस में बैठे, आप बीच में बोलिए। नहीं डॉली जी एक मिनट प्लीज, उनको खत्म करने दीजिए। रतन जी बोलिए। हिंदू मुस्लिम आपस में बैठ के विश्वास के साथ बात करें और तभी इसके हल निकलेंगे, ये दूरियां दूर होंगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सवाल है काशी मथुरा अयोध्या, ये पहले से विश्व हिंदू परिषद संघ के एजेंडा में था। राम मंदिर बना, कुछ के उसको विराम लगा, लेकिन जब हिंदू समाज को ध्यान में आ रहा है कि उनकी जमीन, उनके मंदिरों पे, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सरकार हिंदुओं के विरुद्ध लगातार नियम बनाती रहती है, चाहे वायलेंस बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, तो हिंदू अगर जागृत हुआ है वो कोर्ट में जाएगा। तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, मुस्लिम जा सकता है। कोर्ट में गया, क्या संचालक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और अगर 3 उस समय भी कहा था कि एज ए मैटर ऑफ गुडविल आप ये 3 दे दीजिए, आगे कोई इसका आग्रह नहीं करेगा, किसी मंदिर की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं मानी इस बात को? तो अगर वो कह रहे हैं कि बात मान जाइए आज भी, तो बाकी मंदिरों के ऊपर सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। नियम नहीं करेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा राम मंदिर के लिए लगातार मैं अभी आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रतन शारदा जी, अब मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आपने कहा कि अगर दे देते तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन आप जरा स्टेटमेंट बयान देखिएगा मोहन भागवत जी ने क्या दिया। आपने भी सुना ही होगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उनका ये कहना है कि नहीं, आपने सुना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। उनका ये कहना है कि काशी और मथुरा के मामले पर अगर हिंदू समाज उसकी मांग करता है तो उसको दे देना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर स्वयंसेवक जाते हैं तो वो हम उन्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन संगठन के तौर पर अयोध्या की तरह हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद साफ कह रहे हैं कि इसके बाद चीजें रुक जानी चाहिए, लेकिन जब चीजें रुकती हुई नहीं निकलती है तब उसका कहीं ना कहीं तो पुशबैक होगा ना। रतन शारदा जी, आरएसएस के सरसंघचालक कहते हैं कि ये मुद्दे नहीं निकलने चाहिए, लेकिन आप ही के स्वयंसेवक एक बार फिर मुद्दे निकाल रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो इसके लिए तो सवाल उठाएंगे ना। मजेदार बात यह है कि जितने भी केस हुए हैं, ज्ञानवापी क्यों हो, चाहे वो मथुरा क्यों, कोई भी केस संघ के स्वयंसेवकों ने नहीं किया है। विष्णु जैन संघ का आदमी नहीं है, उसके पिताजी संघ के आदमी नहीं है, या बाकी जो भी दावे हो रहे हैं लोकल स्तर पे सब वहां के लोगों ने किए हैं। तो अगर वो किए हैं, संघ हिंदुओं का संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन सारा हिंदू समाज संघ की बात मानता है क्या? संघ के बड़ा होने के कारण संघ कहता है तो उसका असर होता है। वो असर होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ बैलेंस आता है। लेकिन इसका मतलब ये भी निकाला जाए ना कि संघ के स्वयंसेवक काशी और मथुरा के अलावा और किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अभी वो जब समय आएगा तो उनका ही कहना है, लेकिन अगर संघ का स्वयंसेवक अभी तो यही कहा है ना मोहन भागवत जी ने, सिर्फ काशी मथुरा में जाएंगे। आप जब लगातार देखिए, राम मंदिर के समय बहुत रिस्ट्रेंट रखा था, सारी पार्टियां उनको भड़काती रही, करती रही। अगर उस समय कोर्ट और पार्टियों ने मिलकर वो बात मानी होती कि कार सेवा हो जाती, तो ये दिसंबर का घटना भी नहीं होती बाबरी की, वो भी डेलिब्रेट मिसचिफ की गई। तो जब डेलिब्रेट संभल में मिसचिफ होती है, डेलिब्रेट और जगह मिसचिफ होते हैं, क्यों नहीं लोग उठाएंगे? मैंने आपको कहा ना, मथुरा में 1968 में गैर कानूनी तरीके से जमीन मंदिर की किसने दी ईदगाह को? क्यों नहीं ये मुद्दा बनेगा? यानी मेरी जमीन खरीद के और बेच देगा बंटी बबली बनके, तो मैं उसके लिए आग्रह नहीं करूंगा। वारिस पठान नहीं, मतलब देखिए, मतलब इनका ये लग रहा है कि ये देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाना चाहते, कायदे कानून ये संविधान की बात करते हैं, आस्था के हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये संविधान की बात करते हैं। आस्था का क्या? 15 मिनट संविधान की बात करते हैं। आपकी आस्था हो गई। गणपति भाई साहब तो माफी मंगवाते हैं, ये करेंगे संविधान की बात। पार्लियामेंट में पास हुआ था कायदा कि जो भी इस तरह की इमारत है 15 अगस्त 1947 तक उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। बता दिया ना आपको कैरेक्टर, आपको मथुरा का एग्जांपल दिया, आपको जब संचालक खुद बोल रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे जाके शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए। आपको ढूंढना है जाके हर जगह, बताइए मेरे को, आपको देश में अराजकता फैलाना है, क्योंकि आपसे नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म को नहीं लेंगे। आप तो आरएसएस वाले हो ना, वही आरएसएस जिसने 52 साल तक तो हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया था। आपके लिए तो हमारा तिरंगा आप सुगंध था। आपको वही लोग जो संविधान को नहीं मानते थे, तो मंदिर आप लोग नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म कायदा कानून तो मोहन भागवत जी के पूरे स्टेटमेंट की बात करिए। तो बहुत एक एक करके बात सुन लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा मैं जरा, लेकिन एक एक करके बात सुन लेते हैं, वरना कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा। जरा एक मिनट एक वारिस पठान जी आपकी बात खत्म करिए, फिर रतन शारदा उसका जवाब देंगे, वो भी बात करना चाहते हैं। वारिस पठान जी को बात खत्म करने दीजिए। वारिस जी, अपनी बात खत्म करिए, चलिए।
देखिए रतन शारदा फ्रस्ट्रेटेड है, वो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। आपने उनको बहुत देर बाद बोलने दिया, वो नहीं बोल सक रहे थे। सर वैयक्तिक टिप्पणी मत करिएगा, वो हमारे वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें भी पता है कि सबको बोलने का मौका मिलता है। वारी जी अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद रतन शारदा आपका जवाब दे देंगे, बोलिए। सबको, हाँ ठीक है। मैं अच्छी बात कर रहा था तो इनको तकलीफ हुई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आरएसएस वाले हमको अब क्या नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे? अरे ये वो लोग जो 52 साल तक हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं ले रहा है, ये राष्ट्र यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ, ये संविधान को नहीं मानते साहिल भाई, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी ये नहीं मानते। इनका एक ही है, देश के अराजक था पहला। अब इन्होंने साफ बोल दिया कि हर बात बीजेपी आरएसएस की नहीं सुनता। एक छोटी सी चीज मैं आपको पूछूं, मतभेद पहले लग रहा था, अब तो मनभेद भी हो गया। संसद अगर कोई कानून पास करती है, पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है तो उसके खिलाफ तो अदालत में जाया जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ भी आप लोग अदालत पे गए हुए हैं, उसी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए हुए हैं। तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, उसमें संविधान को मानने या ना मानने का सवाल कहां से उठेगा? उनको लगता है कि ये कानून गलत है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहे। ये लोग बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं। इन्होंने भी क्या कहा, उस वक्त क्या था, क्यों फिर चर्चा हुई थी कि भाई बाबरी मस्जिद का जो है इशू वो वहीं पर खत्म हो जाए, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3000 मस्जिदों की मंदिरों की लिस्ट दे दिया था कि हर जगह पे हमको लगता है कि अब वो कह रहे हैं कि 3 सिर्फ 3, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देश में अराजकता ना फैले, देश, अरे नहीं क्यों लेकिन 3 भी चलिए बताइए। एक हो गया ना बाबरी का, धोखे से बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया ना। अब तो नहीं धोखा दे सकते ये लोग, अब तो कायदा कानून संविधान से चलेगा ना, हम भी लड़ेंगे ना, ऐसा नहीं चलता ना। अब मोहन भगवत बोलेंगे आके, फिर मत ढूंढो, फिर आके बोलेंगे नहीं हमारे जो स्वयं सेवक लोग हैं वो तो जाके करेंगे। तो आप दो ढोल की क्यों बजा? तो रतन शारदा ने सही बोला। चलिए रतन शारदा आप जवाब दीजिए। वारी जी अभी सुन लेते हैं रतन शारदा का जवाब। सिर्फ मतभेद है, अब तो मतभेद है, आप तो नहीं मानते ना। आपने तो खुला कहा ना अभी कि उनकी बात कोई नहीं मानता बीजेपी में। तो मैं तो बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग को समझ लो कि मोदी जी बीजेपी आरएसएस की बात नहीं मानती, अलग हो चुके हैं। ये डिक्लेयर कर दो टीवी पर बैठ के रतन शारदा जी आप डिक्लेयर कर दो, अलग हो गए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। जब को इसको, हमको तो ऐसा कोई शंका नहीं कि बीजेपी आरएसएस में डिफरेंस है। अगर इनको एएमआई को, मुस्लिम लीग को लगता है कि है तो करेंगे। ये एएमआई वही है ना जो संविधान की बात करते हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद को भी शहीद कहा, इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक में हम नहीं मानेंगे, संविधान की पास हो गई हम नहीं मानेंगे, हम वक्फ बोर्ड के भी नहीं मानेंगे। अभी आप मैं चुप रहा ना। वारी जी सुन लीजिए, मैंने उनको रोका था, आप भी जरा रुक जाइए प्लीज, सुन उनको बात खत्म करने दीजिए। रतन शारदा, मैं डिबेट से भटकता नहीं, इसलिए और की बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप का नाम लिया, मैंने कह दिया, दोबारा कह रहा हूँ कि प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर मथुरा का वो सीन बदला गया। 1968 में जमीन दे दी गई जिसके ऊपर हक नहीं था, जिन्होंने दी। ज्ञानवापी का नेचर बदला गया 1993 में। अगर पूजा होते रहते कोई ज्ञानवापी का विषय ना उठता। संभल की मॉस्क का रिनोवेशन किया बिना परमिशन के, ऐसा है कि वो कानून के विरुद्ध था। अगर जजमेंट इनके विरुद्ध जाती है तो संविधान की ऐसी तैसी, अगर इनके फेवर में जाते संविधान बहुत अच्छी बात है। वो इन लोगों की बात कर रहे हैं, वो रजाकार लोग जिन्होंने ये माना ही नहीं कि पाकिस्तान में हमको भारत में रहना है, उन जिन्होंने वहां पर हिंदुओं के कत्ल किए, जो कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी। ये यहीं बैठा आदमी, इसने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी, यही है वो व्यक्ति, यही व्यक्ति। वारी जी आऊंगा आपके पास, आपसे जवाब लूंगा, उनको खत्म करने दीजिए। आपसे जवाब लूंगा, उनको खत्म करने दीजिए प्लीज। नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी। क्या इनके व्यक्ति ने कहा मोदी योगी चले जाएंगे तुम कहां जाओगे? क्या किसी ने कहा 15 मिनट में दे दो हम देख लेंगे इनको? इन्हीं की पार्टी थी ना, ये संविधान मानने की बात करते हैं ना। यही है जिन्होंने बाद में जब बोला था, जब गणपति मौर्य शब्द वापस लिए, क्या संविधान की दुहाई देंगे हमें? रतन शारदा जी जवाब दे दूं? चलिए वारी। अच्छा सुनो रतन शारदा, अभी आपने रजाकारों की बात की, तो जो रजाकार थे वो चले गए और वफादार जो है वारिस पठान वो यहाँ बैठे और आप लोग के बराबर आंख में आंख डाल के बात करते और आप लोग को रोज देश के सामने आपका पूरा चरित्र हन करते, बताते लोगों को आप कितने बड़े झूठे और पाखंडी लोग हो, इसलिए उनकी बात मत करो। आपकी हिम्मत नहीं क्रिटिसाइज करने की। अरे अब सुनो, अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम लोग बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे भारत देश में रह रहे हैं। आपको तकलीफ होती रहे, हमको परवाह नहीं। कौन देशभक्त था, कौन एंटी नेशनल था, पूरे देश को पता है। आप जिस विचारधारा के हो ना, आरएसएस की विचारधारा का सब देख चुके हैं सबूत के किस तरह हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था।
जिस नथुराम पार्टी के नाम के गोडसे अंदर सबसे पहला टेररिस्ट आतंकवादी जो देश का था, आपकी विचारधारा का, उसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। बोलो नथुराम गोडसे मुर्दाबाद किया था कि नहीं? अरे डायलॉग नहीं, आपको रोज आपको बोलेंगे, आपको याद दिलाना जरूरी है कि आप नेशनलिज्म 1920 में जिन्होंने मजहब के नाम पे हिंदुओं को मारा मल्लपुरम में, वो थे कौन था नथुराम गोडसे? भारत देश का सबसे पहला आतंकवादी जो आरएसएस विचारधारा से प्रभावित हुआ था। आप गोडसे को याद करते, हम नहीं करते, क्योंकि आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है कि एक व्यक्ति ने गलती की उसको सारे संगठन में थोप दो, गलत केस करो। उम्मीद सिर्फ इतनी है दोनों से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जिन चीजों पर फिलहाल चर्चा चल रही है उससे देश की स्थिति ना बदले, देश में जो वातावरण है वो ना बदले, यही उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन जल्दी से मैं आखिर में डॉली शर्मा जी और के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। डॉली शर्मा जी, आपने कल मोहन भागवत जी का बयान सुना और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा के मुद्दे अभी भी जिंदा है और उस आंदोलन में आरएसएस भले शामिल ना हो लेकिन उनके स्वयंसेवक शामिल हो सकते हैं। क्या आप देख रही है कि एक बार फिर यह मुद्दा रिवाइव होगा, जिस तरीके से अयोध्या का मुद्दा रिवाइव हुआ था? क्या उस तरफ आप देख रही है उस पूरे मामले में? साहिल जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता है, ये यहाँ आकर झूठ बोलेंगे, इतने झूठ बोलेंगे। 45 साल की बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, देश का युवा प्रदर्शन कर रहा है उस पर लट्ठर डंडे पड़ाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। ये बढ़ते बलात्कारों पर बात नहीं करेंगे, दहेज हत्याओं पर बात नहीं करेंगे, ये बात छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि कांग्रेस ने जमीन दी। कौन सा सन बताया? 1968। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ और इनसे पूछना चाहती हूँ इनका सोर्स क्या है, ये मुझे बताएं। अगर इनके पास सोर्स नहीं है, सच्चाई मैं बता देती हूँ। कांग्रेस ने ना कोई जमीन बांटी थी और ना कोई ट्रस्ट नकली बनाया, लेकिन भाजपा इतिहास को हमेशा की तरह तोड़ मोड़ कर मरोड़ कर करती है। 1968 में कोर्ट के निर्देश पर जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ था, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, इनकी गलती नहीं है, इनका इतिहास ही झूठ का है, इनका इतिहास ही लोगों को बांटने का है, तोड़ने का है, मरोड़ने का है। और इन्होंने गाली की बात करी, ये बड़े उम्र में मेरे से बड़े हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। इन्होंने यहाँ बात की शुरुआत ही कहा कि ये जो नेता बैठकर यहाँ बकवास कर रहे हैं। बताइए, हम बकवास कर रहे हैं और ये प्रवचन बोल रहे हैं। तो जिस नेता की बात की शुरुआत ही दूसरों को गाली देने से हो रही हो, वो रतन शारदा जी जल्दी से यहाँ बैठकर आपका कोर्स करेक्शन, उसके बाद के शर्मा जी जल्दी से। रतन शारदा जी देखिए, कृष्ण जन जो कोर्ट में केस किया, जो ट्रस्ट था वो ओरिजिनल ट्रस्ट नहीं था। अधूरी बात कर रहे हैं आप, हम भी इज्जत से बात करेंगे। रतन शारदा आप अधूरी बात कर रहे हैं, हम लोगों को बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। कोर्ट जो ट्रस्ट गया, वो ट्रस्ट कौन था? ओरिजिनल कृष्ण जन्मभूमि का ट्रस्ट था, जिसको महाराज ने मदन मोहन मालवीय को जमीन दी थी? नहीं, नया ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कांग्रेस के भरोसे के लोग थे, वो ट्रस्ट कोर्ट में गया। ठीक है, अदालत के कहने पर उनका कहना है कि 2 ट्रस्ट बने थे यहाँ पर। इसका फैक्ट चेक हम अलग से करेंगे, लेकिन के शर्मा जी अंत में क्या आगे की रणनीति इसी तौर पर रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए? ठीक है, चलिए इसका अलग से फैक्ट चेक किया जाएगा। लेकिन के शर्मा जी, आखिर में यूपी सरकार आखिरकार इसी तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाएगी? संभल का मुद्दा हो, फतेहपुर का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हो? साहिल जी, एक मैं कमेंट समाप्त इस पर कर दूं। आप जो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर, तो आज भी कोर्ट के आदेश पर ही सुनवाई हो रही है, न्यायालय ही सुनवाई कर रहे हैं और इस देश के कानून के अधीनस्थ ही सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट में चाहे मामला चल रहा हो, चाहे सिविल कोर्ट में, तो न्यायालय ही कर रहे हैं। इसलिए आप किसी व्यक्ति भी से उस पर मत बोलिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आगे क्या होगा, एक गाली शब्द की बात आ रही है। मैं बार बार इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कांग्रेस को अपना आत्मविवेचन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरा समय खत्म हो चुका है। प्लीज, मेरा समय खत्म हो चुका है और ये डिबेट ऐसी है कि ये लंबी डिबेट ये चल सकती है। फिलहाल आज तक पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोला। आप देखते रहिए।